बच्ची, मेरी बच्ची। आखिर मार दिया ना मेरी बच्ची को तुम लोगों ने, अब मार दिया ना। अरे क्या उछल बके जा रहे हो? और हम क्यों मारेंगे तुम्हारी बेटी को? क्योंकि तुम लोग इसका दुश्मन हो गए थे। आखिर तुमने इसकी जान लेकर ही छोड़ी ना, मार दिया मेरी बच्ची को। अम्मा, आपने इन लोगों को इत्तला क्यों दी है? देखा ना ये लोग तमाशा करने आ गए यहाँ पे। तू चुप कर सूरधरा, ये सारी आग तेरी लगाई हुई है। मार दिया मेरी बच्ची को तूने। खुदा के लिए चुप कर जाए प्लीज। मेरी बीवी के जनाजे का कुछ तो एहतराम करे। नहीं, खामोश रहेंगे एजाज। तूने आज तक मेरी बेटी को अपनी बीवी समझा ही कब था? हमने आपकी बेटी को नहीं मारा, आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। खुदकुशी? मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, और अगर इसने खुदकुशी किया ना तो कोई सबूत दो हमें। है सबूत? हमारे पास क्या सबूत है इस बात का? उसका लिखा हुआ हाथ का खत है। वो खत भी तुम लोगों ने लिखवाया होगा, जबरदस्ती लिखवाया होगा उससे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों के खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगा, मैं तुम लोगों को जेल भिजवा कर दम लूंगा, नहीं माफ करूंगा मैं तुम लोगों को। क्या नाजिया की ये पसंद की शादी थी? नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि एजाज की माँ ये रिश्ता लेकर हमारे घर खुद आई थी, पर हमने तो शरीफ लोग समझकर अपनी बेटी वहां भी आई थी, मगर मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था। हालांकि हम ना नाजिया की एक सहेली के भाई से उसका रिश्ता भी आया था, और नाजिया को लड़का भी बहुत पसंद था, लेकिन हमने एजाज का रिश्ता ही उसके लिए बेहतर जाना। हम कसूरवार अपनी बच्ची की खुशियों के, उसके बावजूद मेरी बच्ची ने हमारी ख्वाहिश के आगे अपना सर भी झुका दिया। नाजिया बेटा, तुम्हारी शादी के लिए हमने एजाज का रिश्ता कबूल कर लिया है, और एजाज अच्छा लड़का है बेटा, अच्छी पोस्ट पे है, और हमें उम्मीद है तुम उसके साथ खुश रहोगी मेरा बच्चा। अम्मी, एक और रिश्ता भी तो आया हुआ है, आप लोग वो क्यों नहीं देखते? कौन? तुम अम्माद की बात कर रही हो? अरे मैं पूछता हूँ वो करता ही क्या है? 12,000 रुपए की तनख्वाह भी कोई तनख्वाह होती है? 30-32 साल का हो चुका है वो। अरे अब तक कुछ नहीं कर सका तो आगे भी कुछ नहीं कर सकेगा वो। और हमने तो सियानों से यहाँ तक सुना है कि जो इस उम्र तक कुछ नहीं कर सकता ना, वो आगे भी कुछ नहीं कर सकता। नाजिया बेटा, तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं। अब्बू, अम्मी, अम्माद ने अभी तो कैरियर स्टार्ट किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्टैब्लिश हो जाएगा। देखो नाजिया, वो इस्टेब्लिश होगा या नहीं, लेकिन तुम्हारा बाप दिल का मरीज है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में अपने घर की हो जाओ। अरे मेरा क्या पता कि मैं आज हूं या नहीं हूं। अगर तुम्हें अपने बाप की खुशी और खानदान की नामूस का जरा भी ख्याल है ना, तो इस रिश्ते से इनकार मत करना। समझाएं आप इसे, मैं जुबान दे चुका हूं, इनकार नहीं सुन सकता मैं, समझिए आप। अंकल और आंटी जुल्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तुम पे भी और मुझ पे भी। मैं क्या करूं अम्माद, मैं मजबूर हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, और मैं कुछ कर भी कहाँ सकती हूँ। तो तुम इतनी मजबूर हो तो मुझे फोन क्यों किया है? जाओ कर लो शादी। तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज मुझसे नाराज तो मत हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगा, कभी भी नहीं। और मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? जरूरी नहीं कि मोहब्बत में शादी भी हो जाए। हमारा जज्बा पाकीज़ा है अम्माद, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। नाजिया, किससे बात कर रही हो नाजिया? तुमने कितनी मर्तबा समझाया बेटा कि तुम इस राब्ते में नहीं रहो। अम्मी, क्या अब मैं बात भी नहीं कर सकती? तो बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरे कम से कम तुम अपनी नहीं हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। आप ना नाजिया की ससुराल में तो उसकी सास और उसकी नन की उपरानी थी, एजाज तो उनकी मुट्ठी में था। उसने कभी मेरी बेटी को अपनी बहू तस्लीम नहीं किया, और सारी फसाद की जड़ तो वो नाजिया उसकी नन थी। नाजिया की नन ने सारी फसाद करी है। जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने मेरी बच्ची का, इतना जुल्म करते थे उस पर। और एजाज तो उसे मारता पीटता भी था, बहुत मारता था मेरी बच्ची को।
अच्छा, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आपको लगता था कि आपकी बेटी इन हालात से इतनी तंग है या इतनी डिप्रेस्ड है कि वो अपनी जान ले लेगी? नहीं नहीं मैडम, वो तंग जरूर थी, लेकिन उसने कभी मरने की बात नहीं की थी। अलबत्ता वो एक दफा रूठ कर मैके जरूर आ गई थी। अम्मी, आप लोगों ने कहा मेरी शादी कर दी है? बिना किसी कसूर के वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अरे हमने तो आंख देखे मक्खी निगल ली थी। अगर हमें पहले पता होता कि इस लड़की ने इतने चक्कर चला रखे हैं तो मैं रिश्ता लेके कभी ना जाती। अम्मी, मैं नाजिया को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई फैसला करना ही होगा। भाई, आप उसे तलाक देके घर से क्यों नहीं निकाल देते? मेरी लड़की की कमी थोड़ी है। अरे नहीं, जरा सोच, अगर हमने उसे तलाक दे दी तो हम बदनाम हो जाएंगे और फिर तेरा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके 420 बाप ने 4 लाख हक महल रखवाया है उसका, और मैंने तो इसको इतना मना किया, मगर ये तो हाथम ताई बना हुआ था। अब जरा सोच, अगर 4 लाख महर उसको दे देंगे हम, तो इसकी शादी कहाँ से करेंगे? तो अम्मी, अब आप ही बताएं ना, क्या करें इसका? कोई रास्ता है? हाँ, है एक रास्ता। अक्सर बावर्ची खानों में चूल्हे फट भी तो जाते हैं। उन्हीं लोगों ने मारा है मेरी बच्ची को। देखिए, पुलिस ने अगर इस केस को खुदकुशी करार दिया है तो उनके पास भी कोई सॉलिड एविडेंस तो होगा। मुझे इस केस की फाइल देखनी पड़ेगी, इससे पहले मैं आपसे कुछ कमिट नहीं कर सकती। मैडम, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज खुदारा हमारी बात पर यकीन कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी के कातिल उसके ससुराल वाले ही हैं, ससुराल वाले ही। अल्लाह बेहतर करेगा। शहरोज, इस केस की फाइल तो निकलवाओ जरा। ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 325 के तहत अक़दाम खुदकुशी एक काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है, जिसकी पादाश में 1 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, 17 दिसंबर की रात 9 बजे के करीब पुलिस को एक वीरान इमारत की छत से 23 साला नाजिया की लाश मिली। योर ऑनर, मकतूला शादीशुदा थी। पुलिस ने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन करके केस को खुदकुशी का नाम देके फाइल बंद कर दी। योर ऑनर, हकायक और शवाहिद ये बताते हैं कि नाजिया ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। सर मकतूला के वालिद महमूद साहब के इस इल्जाम में वजन है कि नाजिया के ससुराल वालों ने उसे कत्ल किया, क्योंकि सर नाजिया के ससुराल का उसके साथ बहुत जालिमाना सलूक था। उसको मारते पीटते थे और सर उसको जान की धमकी भी दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात योर ऑनर, जो पिस्टल नाजिया की लाश के पास से बरामद हुआ वो किसी और का नहीं बल्कि नाजिया के हस्बैंड इजाज का है। सर मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मकतूला के हस्बैंड इजाज के खिलाफ सेक्शन 302/34 और मकतूला की सास साजिदा बेगम और नंद अरूज के खिलाफ सेक्शन 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और इन तीनों को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही नाजिया की मौत को खुदकुशी करार दिया था। अगर नाजिया की लाश के पास एजाज अहमद की पिस्तौल मिली थी तो क्या एक बीवी अपने शौहर की पिस्तौल से खुदकुशी नहीं कर सकती? पिस्तौल पर फिंगरप्रिंट्स एजाज साहब के नहीं, नाजिया के थे। और सबसे अहम बात यह है जनाब वाला कि नाजिया ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिख छोड़ा था, जिसके बाद शक शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और सुसाइड नोट जनाब वाला आपके सामने। वकील साहब, नाजिया का मुबैना सुसाइड नोट तो घर से मिला, लेकिन नाजिया की लाश एक वीरान बिल्डिंग की छत से किसी दूसरी जगह से मिली। योर ऑनर, इसमें क्या लॉजिक है?
कि नाजिया सुसाइड लेटर तो घर में बैठ के लिखती है और फिर घर से दूर 50 मिनट की ड्राइव के एक पॉइंट पे जाकर अपने आप को वहां पर शूट करती है। सर, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है योर ऑनर कि अगर कोई शख्स खुदकुशी करता है तो ज्यादातर यही देखा जाता है कि लोग गनपट्टी पर रखकर शूट करते हैं अपने आप को, लेकिन नाजिया की पेशानी के सेंटर में शूट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये योर ऑनर कि अगर नाजिया ने अपने आप को खुद शूट किया होता तो उसके हाथ पे से गन पाउडर भी मिलता, जबकि पोस्टमार्टम में भी इस बात की कोई निशानदेही नहीं मिलती कि नाजिया के हाथ से गन पाउडर मिला। योर ऑनर, मिस आमना ने सवाल उठाया है कि नाजिया ने सुसाइड नोट घर पर क्यों लिखा और उसकी लाश बाहर किसी दूसरे मकाम पर क्यों मिली। तो मैं सवाल करता हूं कि एजाज अहमद साहब को अगर अपनी बीवी को कत्ल करना होता तो उसको घर में शूट करके उसे खुदकुशी का नाम दे सकते थे और अपने ही पिस्तौल से अपनी बीवी को कत्ल करना। यानी एजाज साहब को जनाबे वाला ना किसी ने देखा और ना कोई गवाह पेश किया गया। वकील साहब, आपके क्लाइंट ने बहुत चालाकी का मुजाहिरा किया। उन्होंने नाजिया को बाहर ले जाकर कत्ल इसीलिए किया ताकि इस मामले को उलझाया जा सके। यानी आपके कहने के मुताबिक मेरे क्लाइंट ने बेवकूफ़ी की कि अपने ही पिस्तौल से कत्ल किया और उस पिस्तौल को वहीं छोड़कर आ गए, जबकि पिस्तौल पर उंगलियों के निशानात उनके नहीं बल्कि नाजिया के थे। हाँ जनाबे वाला, हकीकत यह है कि जिस दिन नाजिया की लाश मिली थी मेरे क्लाइंट एजाज साहब डॉक्टर तनवीर शाहिद के पास अपना चेकअप करवा रहे थे और उस चेकअप की रसीद आपके सामने है। और जनाबे वाला, इस बात की तस्दीक और तहकीक आप डॉक्टर शाहिद के क्लिनिक से मालूम कर सकते हैं जहां मेरे क्लाइंट एजाज साहब ने 2 से 2.5 घंटे का वक्त गुजारा। वकील साहब, रसीदें भी जाली बन जाती हैं और गवाह भी जाली मिल जाते हैं। और जहां तक रही बात आपके क्लाइंट की कि आपने तंज किया कि वो इतने बेवकूफ तो नहीं कि अपने ही पिस्टल से कत्ल करें और वो पिस्टल जाए वारदात पर मकतूला के पास छोड़ आए, तो वकील साहब इसमें तो आपकी क्लाइंट की चालाकी नजर आती है कि अगर वो अपनी गन से शूट करके वो गन गायब कर देते, अगर वो वेपन गायब हो जाता तो शक तो सीधा फिर भी उन्हीं पे जाता क्योंकि बैलिस्टिक्स मैच हो जाते उनकी गन से। जनाबे वाला, जाए वारदात पर मेरे क्लाइंट एजाज साहब की अदम मौजूदगी साबित होती है, इसलिए केस बिला जवाज है। मेरे क्लाइंट की फैमिली खानदान की एक तकरीब में थी जिसका सबूत ये तस्वीर है जिसमें टाइम और डेट भी आ जाती है। योर ऑनर, मैं एजाज साहब से जरा की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। थैंक यू सर। एजाज साहब, मेरी नाजिया के वालिदैन से बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले उसके साथ बहुत जालमाना सलूक रखते थे, ऐसा क्यों था? देखिए, हम नाजिया के दुश्मन नहीं थे, हमने तो उसे अपने घर की इज्जत बनाकर रखा था। दुश्मनी तो नाजिया ने खुद अपने आप से की थी। नाजिया शादी से पहले अम्माद नामी लड़के में इन्वॉल्व थी। लड़के में इन्वॉल्व नहीं थी, एक और रिश्ता आया था और लड़कियों के घर तो रिश्ते आते ही हैं। आपका भी रिश्ता आया और वो कबूल हो गया। शादी तो आपसे हुई थी उसकी, फिर प्रॉब्लम क्या थी? लेकिन वो शादी के बाद अम्माद को भूली नहीं थी। शादी के बाद भी उसके अम्माद से ताल्लुक थे और इस बात का पता हमें उस वक्त चला जब अम्माद की बहन यानी नाजिया की सहेली नाजिया से मिलने हमारे घर आई थी। शादी में नहीं आई ना, बड़ी बेवफा हो तुम। यार कैसे आती, मेरा भाई तो तुम्हारी वजह से मजनू बना हुआ था, मैं तो उसे संभालने में लगी हुई थी। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। अच्छा ये बता, यहाँ सब कैसा है? हाँ बस सब ठीक है। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो उदास लग रहा है, मुझे लगता है तुम यहाँ खुश नहीं हो। बस समझौता करने की कोशिश कर रही हूँ। अम्माद से कहो मुझे भूल जाए, उसके मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास, मैं फ़ौरन डिलीट कर देती हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। हाँ बेटा, क्या हाल है बताओ, कैसा चला आजकल? थक गया अम्मा। भाई सुने, भाभी की वही सहेली आई थी जिनके भाई के साथ। क्या कह रही हो? खुद ही पूछ ले आप। नाजिया, नाजिया,
जी इधर आओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? शादी से पहले किससे चक्कर था तुम्हारा? ये अम्मा कौन है? सब पता चल गया मुझे। आपके रिश्ते से पहले बस अम्माद का रिश्ता आया था, लेकिन अम्मी अब्बू ने इनकार कर दिया था। लेकिन आप भी तो वही शादी करना चाहती थी, क्योंकि आपकी सहेली का भाई जो है वो। उर्वश तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई बीच नहीं है। चुप रहूं? क्यों चुप रहूं मैं? आपकी और आपकी सहेली की ना सारी बातें सुन ली थी मैंने। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 211 के तहत किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उस पर झूठा इल्जाम लगाने की पादाश में 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर आपको अपनी बीवी पर शक था, कोई इख्तलाफात थे, तो आपस में घर में बैठ के ये गलतफहमियां दूर की जा सकती थी। इस तरह तो नहीं होता कि इतनी नफरत हो कि घर में बहू को मारने के प्लान बन रहे हो, हत्ता कि उसको फिर कत्ल भी कर दिया जाए। ये सरासर झूठ है, बहतान है। नाजिया की लाश का एक वीरान मकाम से मिलना हमारे लिए भी एक सदमा है। सदमा है या एक ड्रामा है? आप लोगों ने तो काफी प्लानिंग की है और एलिबाइज भी हैं आपके पास। आप डॉक्टर साहब की क्लिनिक में मौजूद हैं, आपकी फैमिली शादी की तकरीब में गई हुई है। क्यों नाजिया शादी की तकरीब में साथ नहीं जा सकती थी? वो फैमिली का फर्द नहीं थी? वो घर पर अकेली क्यों थी? नाजिया ने तबीयत की खराबी का बहाना बनाया था। सच पूछे तो वो कभी हम में मिक्स ही नहीं हुई। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी और पता नहीं किस किस से मोबाइल पे बातें करती थी। हमारे लिए ये भी एक मुहम्मा है कि उसने घर से इतनी दूर जाकर अपने आप को शूट क्यों किया। मुझे तो रात के वक्त पुलिस ने इत्तला दी थी जब मैं क्लिनिक से वापस घर आ रहा था। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया और अम्मी और उरूज भी तकरीब छोड़कर उसी हॉस्पिटल में पहुंच गई जहां नाजिया का पोस्टमार्टम हो रहा था। योर ऑनर, इस रगासा के पास मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है। खामोखा केस में फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, सॉलिड एविडेंस नहीं है सर। इससे ज्यादा ठोस सबूत और क्या होगा कि मकतूला की लाश के पास से जो गन बरामद हुई वो गन इजाज साहब की थी। और योर ऑनर, मकतूला के माथे पर जख्म का निशान इस बात की गवाही देता है कि मकतूला ने खुद अपने आप को शूट नहीं किया, बल्कि उसको किसी ने शूट किया। और सर, वो इंसान जिसने उसको शूट किया था वो कोई और नहीं बल्कि इजाजी है। इसने गन से फिंगरप्रिंट्स रिमूव किए और फिर जाए वारदात से भाग गया। काफी फिल्मी कहानी लगती है, मगर कौन करेगा इस कहानी पर यकीन? तवक्ते के चश्मेदीद गवाह या फॉरेंसिक एविडेंस न पेश किया जाए। जनाबे वाला, मैं मिस्टर महमूद से जराए की दरखास्त करना चाहता हूँ। इजाजत। मिस्टर महमूद, आपका इल्जाम है कि आपकी बेटी को उसके शौहर ने कत्ल किया है। सास और नंद शरीके जुर्म है। कैसे साबित कर सकते हैं आप, जबकि आप अपने घर में थे और आपको क्या पता कि नाजिया की मौत किस तरह से हुई? बात यह वकील साहब कि जब से मेरी बच्ची की शादी इस घर में हुई है ना, इनके मजालिम की दास्तान मेरी बेटी हमें सुनाया करती थी। इसके बाद से तो मुझे इन लोगों से खैर की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अरे ओ नाजिया, नाजिया, अरे ओ नाजिया। जी अम्मी। बैठ इधर। तुझसे कुछ बात करनी है मैंने। देख नाजिया, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। तू इस घर में शादी होके आ तो गई है, लेकिन याद रखना इस घर में मेरा हुक्म चलता है। मेरी हर कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही इस घर में होता है। अम्मी, मुझसे कोई कोताही हो गई है जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? नहीं, मैंने सोचा तुझे अच्छी तरह समझा दूं, क्योंकि आजकल की लड़कियां शादी होते ही शोहर को मुट्ठी में बंद कर लेती हैं और सास को और ससुर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती हैं। बात सुन, ये याद रखना, एजाज तेरा अब शोहर बना है। वो 28 साल से मेरा बेटा है, 28 साल से। अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एजाज को मैं आपसे छीन लूंगी? जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आपने अपने शौहर को उनकी माँ से छीन लिया था? लड़की, हद में रह के बात कर। तू ये कैसी बातें कर रही है? हमारे जमाने की बात कर रही है? वो जमाना कोई और था और ये जमाना कोई और है, क्योंकि आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं।
समझ गई तू? और जाके लिहाज को धूप लगा, चल। जी अच्छा। आई बातें करने वाली। देखिए, लड़ाई झगड़ा या इस तरह के सुलूक तकरीबन हर जगह होते हैं, लेकिन एक बहू शादी के बाद भी अपने दोस्त के साथ ताल्लुकात रखे तो कौन सा गैरतमंद खानदान ये बात बर्दाश्त करेगा? जवाब दीजिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सर, मरने वालों के तो गुनाह भी बाद में माफ कर दिए जाते हैं। वकील साहब किस संगदली का मुजाहिरा दिखा रहे हैं कि मकतूला के खिलाफ इस कदर घटिया इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आप जरा मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। सॉरी सर, लेकिन सच तो सच है। बहरहाल मैं एहतियात करूंगा। हाँ तो महमूद साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि शादी के बाद भी आपकी बेटी अम्माद नामी शख्स से मिलती थी? वो तो इन लोगों ने खामखाई बात का पतंगड़ बनाया हुआ था। बात दरअसल ये है कि इनको अपनी बेटी की हरकतें नजर नहीं आती थी। दरअसल फोन इसके बॉयफ्रेंड्स के आते थे और इल्जाम मेरी मासूम बच्ची पर लगा दिया जाता था। ले यार, मेरे मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था, मैं भाभी का मोबाइल लेके आई हूँ। पिछले हफ्ते तो मिली थी, रोज रोज नहीं आ सकती मैं ये रोज रोज निकलना ना मेरे लिए घर से बहुत मुश्किल होता है। भाई आप वो भाई भाभी का मोबाइल, पता नहीं किस किस की कॉल आती है, आई लव यू बोल रहा है बार बार। नाजिया, नाजिया! जी क्या हुआ? तू अपनी हरकतों से बात नहीं आएगी? किस किस के फोन आते हैं? सलील औरत, कितने यार बार रखे तूने? मेरा मोबाइल तो अंदर ही था, पता नहीं बाहर कैसा है, इसी का ही फोन आया होगा। नहीं भाई, झूठ बोल रही है। मैं रोज देखती हूँ फोन पे बात करती है घंटों घंटों, पता नहीं किससे। तू अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगा रही है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कत्ल का इल्जाम बहुत बड़ा है, कैसे साबित करेंगे आप? अरे वकील साहब, ये लोग मेरी बेटी की जान के दुश्मन हो चुके थे, उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। हाँ वकील साहब, जब नाजिया खौफजदा होकर घर वापस आ गई थी ना, तो हमने मामले को संभालना चाहा और फिर कुछ दिनों के बाद एजाज घर आया नाजिया को लेने के लिए। हम लोग बहुत खुश थे कि चलो इन लोगों को अपने मजालिम का, अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि नाजिया को ले जाना एजाज की मजबूरी थी, इसलिए कि उरूज को देखने के लिए, इसके रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे थे और वहां घर की बहू का होना लाजमी था, वरना लोग सवाल करते कि घर की बहू कहाँ है। इसलिए इन्होंने उसको वहां लाजिम व मलजूम समझा। उसके बाद हमें नाजिया का कुछ पता नहीं चला कि हमारी बच्ची पर क्या गुजर रही है। हम मिलना चाहते तो उसे हमें मिलने नहीं दिया जाता था, फोन करवाते तो फोन से बात नहीं करवाई जाती थी और आखिरकार इन बदबख्तों ने हमारी मासूम बच्ची की जान लेकर ही छोड़ी। जज साहब, मुझे इन तीनों के हाथों पे अपनी बच्ची का लहू नजर आ रहा है। खुदा के वास्ते जज साहब, आज अगर मेरी बेटी के कातिलों को सजा न मिली तो न जाने कितनी नाजिया के जनाजे इसी तरह घरों से उठते रहेंगे। इंसाफ कीजिए जज साहब, खुदारा इंसाफ कीजिए। योर ऑनर, इस केस का तमाम पस मंजर आपके सामने है। इजाज, उसकी वालिदा और उसकी बहन स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स हैं सर इस केस में। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन तीनों को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की जाए वारदात पर अदम मौजूदगी साबित होती है, इसलिए रिमांड, ये गिरफ्तारी बिला जवाज है। मेरी दरख्वास्त है कि इस बेबुनियाद केस को खत्म किया जाए। अदालत प्रोसिक्यूटर को हुक्म देती है कि वो इस केस में मजीद शवाहिद प्रोड्यूस करें ताकि अदालत किसी नतीजे पर पहुंच सके। इस केस की समाअत 20 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 20 days। मैडम, ये तो नज़र आ रहा है कि नाजिया की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है, लेकिन एजाज कातिल है, ये कैसे साबित करेंगे? हाँ ठीक कह रहे हो तुम, इनके वकील के दलाइल में भी वजन था, लेकिन पॉइंट फिर यही है कि
अगर उस पिस्टल से इजाज ने कत्ल नहीं किया तो फिर उस पिस्टल का एक्सेस किसके पास था? कोई घर वाला ही वो इस्तेमाल कर सकता है। बहुत से लूप होल्स हैं। अभी ये रिपोर्ट में देख रही थी तो मकतूला की आखिरी बात टेलीफोन पर एक तो अपने घर वालों से हुई है और एक अपनी बेस्ट फ्रेंड रिजवाना से हुई है। शाम को चलते हैं रिजवाना की तरफ, कुछ उससे भी बातचीत करते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 212 के तहत काबिल सजाए मौत के मुजरिम को पनाह देने की सजा 5 साल कैद और जुर्माना है, जबकि काबिल सजाए उम्र कैद के मुजरिम को पनाह देने की पादाश में 2 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। नाजिया की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। वो मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। मैं तो उसे भाभी बनाने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिजवाना, आप ये बताएं कि आपके भाई अम्माद कहाँ हैं? मेरा भाई अमाद, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो दरअसल रात को उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में क्यों? उनका स्टमक वॉश हुआ है। उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। वो दरअसल नाजिया की मौत को कबूल नहीं कर पा रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाजिया के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं तो उससे पता चला है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन आखिरी बातचीत टेलीफोन पर उसने आपके साथ की है। तो क्या बात की उसने आपसे? मुझसे बात? मुझसे तो कोई बात नहीं हुई नाजिया की। आप कैसे कह सकती हैं कि आपकी बात नहीं हुई? रिकॉर्ड बताता है कि नाजिया ने उस दिन आपको फ़ोन किया था और 3-4 मिनट तक आपकी बात हुई है उससे। मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो कोई बात नहीं की। आप मुझे ये बताएं कि 17 दिसंबर को। अच्छा रिजवाना, बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो शायद आपको कोर्ट में मैं बुलाऊं। आपको आना पड़ेगा फिर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें फिरोज़। इस केस की समाअत शुरू की जाए। सबसे पहले अदालत ये जानना चाहेगी कि इस्तग़ासा ने इस केस में अब तक क्या तफ्तीश की है। योर ऑनर, अब तक की तफ्तीश से आगाह करने से पहले मैं मिस्टर इमाद को कचहरी में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। सर, इनको मेरी दरख्वास्त पर ही समन किया गया था। और सर, मैं ये भी याद दिलाती चलूँ कि इमाद साहब वही शख्स हैं जो नाजिया से शादी करना चाहते थे। और सर, इजाज़ साहब को भी शक था कि उनकी बीवी के इमाद के साथ ताल्लुकात हैं। इजाज़त है। थैंक यू सर। इमाद, ये तो सारी फैमिली को पता है कि आप नाजिया को पसंद करते थे। शादी नहीं हो सकी आपकी उनके साथ, लेकिन आप पर ये इल्ज़ाम है कि नाजिया की शादी के बाद भी आपने उनसे रब्ता रखा हुआ था। नहीं, ये झूठ है। जब नाज़िया की शादी हो गई थी उसके बाद मैंने नाज़िया को भुलाने की बहुत कोशिश की, पर मैं भुला नहीं सका और मेरा उससे कोई रब्ता भी नहीं था। फ़ोन पर भी नहीं कभी बात की आपने उससे? नहीं, आप मेरा फ़ोन चेक कर सकती हैं, मैंने कभी तो बात नहीं की उससे। अमाद, आपने शायद अपने फ़ोन से बात ना की हो नाजिया से, लेकिन अपनी बहन रिजवाना के फ़ोन से आप उसको कॉल करते थे। 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को आपने नाजिया से अपनी बहन के फ़ोन से बात की थी। क्या कह रही हैं आप? मैंने नहीं की बात। देखें, उस दिन मैं आपके घर आई थी, आपकी तबीयत सही नहीं थी, आप सो रहे थे और मेरी आपकी बहन से काफ़ी लंबी डिटेल में बात हुई है। और उन्होंने बताया कि 16 को और 17 तारीख को उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल नहीं किया था। वो सो रही थी, उनका फ़ोन उनके सरहाने पड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आप कभी कभी उनका फ़ोन इस्तेमाल कर लेते थे, ये कह के कि आपके फ़ोन में क्रेडिट नहीं है या आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने बात नहीं की। हाँ, रिजवाना ने हो सकता कि करी हो। रिजवाना ने नाजिया से फ़ोन पर बात नहीं की क्योंकि उसके घर झगड़ा हो जाता था आपके नाम पर।
वो तो शादी जब से हुई थी नाजिया की, रिजवाना एक बार उसको मिलने गई, उसके बाद तो फोन पर बात तक नहीं करती थी। लेकिन जब नाजिया का फोन रिकॉर्ड निकलवाया तो पिछले 6 महीने से रिजवाना के नंबर से उसको कई बार कॉल किया गया, और जबकि रिजवाना कहती है कि उसने तो ताल्लुक ही खत्म कर दिया था नाजिया से। बस मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता था और कुछ नहीं। आवाज सुनना चाहते थे? 3-4 मिनट तक तुम्हारी बात हुई है उससे आखिरी दफा। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हो? सबको पता है कि उसके मरने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम अपनी जान लेने की कोशिश की है पिछले हफ्ते। तुम क्या छुपाना चाह रहे हो? तुम क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी बहन ने एक और बात भी मुझे बताई कि जहां से नाजिया की लाश मिली है, जहां उसको कत्ल किया गया, वो वही जगह थी जहां पर पहली दफा तुम और नाजिया मिले थे। नहीं, मेरी नाजिया से कोई मुलाकात नहीं हुई। क्यों गई थी 17 दिसंबर को नाजिया उस पॉइंट पर दोबारा? उस वीराने में वो तुमसे मिलने गई थी। तुमने उसको वहां पे बुलाया था या उसने तुम्हें वहां बुलाया था? मैंने किया। इन्हीं हाथों से अपनी नाजिया का कत्ल मैंने ही किया। क्यों किया है? तुम तो उसको प्यार करते थे। और रिजवाना सो रही थी, मैंने नाजिया को कॉल भी की थी। अम्माद, मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की मगर नहीं भूल पाई। मैंने एजाज से निभाने, उससे कबूल करने की भी बहुत कोशिश की मगर नहीं कर पाई। नाजिया, मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, पर मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है अम्माद। मैं भी कब जिंदा हूँ, अंदर से मैं भी मर गया हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। नाजिया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। एक जॉब थी, वो भी छूट गई। कुछ नजर नहीं आ रहा। नाजिया, बस मैं तुमसे आज आखिरी बार बात कर रहा हूँ। मैंने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया है। इस जिंदगी में हम नहीं मिल सके तो क्या हुआ, अगले जहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं अम्माद, मैं अब इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि मरने का फैसला मैंने भी कर लिया है। कल मेरी सास और नंद किसी तकरीब में जा रही हैं और एजाज की भी राइट से अपॉइंटमेंट है। हम वहीं मिलेंगे जहाँ मिला करते थे। कल मैं एजाज के पिस्टल अपने साथ लेकर नाजिया, आज सर्दी ज़्यादा नहीं है? तुम्हें तो ठंड नहीं लगती थी ना, चाहे कितनी भी सर्दी हो। नाजिया, मुझ पे तो आज कभी तारी होगी है। पर एक बात है, मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। हम एक काम करते हैं, दोनों कूद जाते हैं यहाँ से। और अगर जिंदा बच गए तो तुम मुझे शूट कर देना। नहीं अम्माद, मैं तुम पर गोली नहीं चला सकती। क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हें क्या ये आसान लगता है? तुम्हें ये करना होगा अम्माद। इससे पहले कि कोई आ जाए, ये लो पिस्टल और मुझे शूट कर दो। नाज़िया, उससे पहले तुम्हें वो लम्हे याद करने पड़ेंगे जो तुमने मेरे साथ गुजारे थे। और वो लम्हा याद करोगी ना तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। ये तकलीफ इस तकलीफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है अम्माद। जब तक मैं एजाज के घर वालों की तरफ से सहती आई हूँ। I love you. I love you too अम्माद। जज साहब, मैं अपने आप पे गोली नहीं चला सका।
क्योंकि मैं घबरा गया था। मैंने पहली बार किसी को मरते हुए देखा और नाज़िया की पेशानी से खून उबलता हुआ देखा तो मुझ पर खौफ तारी हो गई। जज साहब, उसके मरने के बाद मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन जज साहब मुझसे वो भी नहीं हुआ। मुझे मौत की सजा दे दे जज साहब, प्लीज मुझे मौत की सजा दे दे जज साहब, मुझे मौत की सजा दे दे जज साहब। तमाम तर हालात और वाक़यात और मुल्ज़िम के इतराफ़ जुर्म के बाद यह अदालत मिस्टर एजाज, मुसम्मात उरूज और साजिदा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह हुक्म देती है कि वो अम्माद को नाज़िया के कत्ल के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करे। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त होती है। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2012 में सखर में पेश आया था, जब एक शादीशुदा औरत ने अपने आशना के साथ खुदकुशी का फैसला किया। आशना ने औरत को तो गोली मार दी मगर खुद को शूट नहीं कर सका और लाश छोड़कर फरार हो गया। औरत के वालिदैन ने इसकी मौत का जिम्मेदार उसके शौहर को करार दिया था, मगर बाद अज़ां इस औरत के आशना ने अदालत में इकबाल जुर्म कर लिया। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।